ठीक है, 2-4 रुपए यहां से भी बच जाएं, 5-6 रुपए वहां से भी मिल जाएं, क्या बुरा है? लूटो, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं मौलवी, मस्जिदों से, कि किसी को बिल देने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने मीटर तोड़ रहे हैं। एक लड़की का सर साफ कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसने हिजाब पहना लेकिन बीच में से बाल निकल गया। कितना बड़ा क्राइम कर दिया। नहीं, हम अलग मुल्क नहीं मानेंगे, हम थोड़ा सा कम चाउमीन खाएंगे, हम एक कम खा लेंगे, लेकिन ताइवान को हम नस्ते नाबूद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैं खोलूंगा शी जिनपिंग और चाइना की पोल। ठीक है जी, शी जिनपिंग की खुल गई पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, यह स्टोरी है। लेकिन सबसे पहले चीन का जो सपोला है पाकिस्तान, चलिए फ्लाइट पकड़ते हैं। आप अपने अपने एयरपोर्ट से मेरे साथ आइए, हम लोग साथ में भाइयों फ्लाइट पकड़ेंगे और चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पे बैठा है डॉक्टर आरिफ अलवी। और डॉक्टर आरिफ अलवी कौन है? पाकिस्तान का राष्ट्रपति। और पाकिस्तान में गरीबी का यह आलम है कि लोग बिजली के बिल के चक्कर में खुदकुशी कर रहे हैं। लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दिया है। वहां पे लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, नौकरियां नहीं है वहां पे। चीजों की जो दाम है, चीजों के, खाने पीने की चीजों के दाम, वो दोस्तों आसमान छू रहे हैं। और यहां पे भाई कह रहा है राष्ट्रपति पाकिस्तान का, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ये कह रहा है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। इसके लिए सब फ्री है राष्ट्रपति भवन, इसकी बिजली फ्री, इसकी गाड़ी फ्री, इसका खाना फ्री, सब कुछ फ्री। लेकिन लालची देखो, ये इसने जब इमरान खान का मामला हुआ था ना, ये इमरान खान का बिल्कुल सगा है, ये इमरान खान के गाने गाता है। अगर ये इमरान खान के समय में इतना कुछ करता, राइट, और अपनी लॉयल्टी बिल्कुल फिट रखता है इमरान खान के लिए, चाहे राष्ट्रपति भी था, तो लोग एक बार समझते इस बंदे को हर जगह से गालियां पड़ रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला भी गालियां दे रहा है, क्योंकि वो जो आर्मी एक्ट में फेरबदल करना था ना पार्लियामेंट में, उसको उसने हां बोली, फिर जाके झूठ बोल दिया, मैंने तो हां बोली नहीं। तो ये इस टाइप का आदमी है। देखो, अभी अपनी तनख्वाह कह रहा है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ठीक है, मैं जरा विस्तार में इसको जलील करता हूं। ये आदमी कह रहा है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर ये सिर्फ लालची होता ना, तो मैं कहता चलो सिर्फ ये लालची आदमी है, ये लालची है, ठीक है, इंसान लालच कर लेता है कभी कभी। ये सिर्फ लालची नहीं है, ये फ्रॉडिया भी है, ये 420 भी है, और ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति। बिल्कुल ठीक बंदे को बनाया राष्ट्रपति पाकिस्तान ने, बाय द वे, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। अब देखो इसकी अभी की तनख्वाह कितनी है, ये देखो भाई साहब, इस भाई की अभी की तनख्वाह है 8,46,550 रुपए महीना। 8,46,550 रुपए महीना। अच्छा, सुनने में बहुत ज्यादा लगती है दोस्तों, लेकिन है नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए में है, ये पाकिस्तानी रुपए में है, तो ऐसे कुछ खास वास पैसे। लेकिन पाकिस्तान में 8 लाख फिर 8 लाख है। ये क्या कह रहा है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, ये जियो न्यूज का आर्टिकल है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। ये देखिए, wants a 2-step raise to 10,24,325। अब ये कह रहा है कि भाई साहब देखो, मुझे ना 2 बार रेस चाहिए। अब इसने रेस का क्या बोला, यानी कि तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहिए। तनख्वाह में बढ़ोतरी इसको कब चाहिए? ये कहता है 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को ये चाहता है उस दिन से मेरी तनख्वाह हो जाए 10,24,325 रुपए। और फिर कहता है कि दोबारा मेरी तनख्वाह, ये सब बीते दिनों की बात कर रहा है कि आप 3 साल पहले मेरी बढ़ा चुके हो, उतना बकाया पैसा दो। समझ रहे मेरी बात? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पैसा मांग रहा है चोर। अब यह कह रहा है कि अब मेरी तनख्वाह जो है, और फिर उस बड़ी तनख्वाह पे जो 10,24,000 की बात कर रहा है, फिर कह रहा है कि जुलाई 1, 2023 से मेरी तनख्वाह कर दो 12,29,190 रुपए। समझ लो, ये डायरेक्टली 4 लाख रुपए पर मंथ, ये बेसिकली डबल करवा रहा है अपनी सैलरी। मतलब 50% हाइक की बात कर रहा है। 8 लाख से कह रहा है मेरी 12 लाख कर दो, मोटा मोटी 50% हाइक वन शॉट। एक ऐसा आदमी जिसका कोई काम नहीं है, पूरे दिन अपना ऐवान सदर में बैठ के इसको अय्याशी करनी है। यही आदमी था जिसने पूरी कोशिश करी थी कि इमरान खान को किसी तरीके से बचा ले, और पाकिस्तानी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत में इतनी बार हो चुका है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, हर जगह होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तो नाम है नो कॉन्फिडेंस। लेकिन पाकिस्तानियों ने कभी देखा नहीं था, पाकिस्तानियों को पता नहीं था ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। तो उन्होंने बोला इमरान खान के साथ साजिश। ओ बेवकूफों, कोई साजिश वाजिश नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, भारत में हो चुका है, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर बोला साहब इसको पैसे दिए, इसको पैसे दिए, ये करके, ये जो मर्जी चीज हो। एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपना वोट कास्ट कर दिया तो कर दिया, कहानी खत्म हो गई। दैट इज हाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क्स।
और पाकिस्तानियों को पता ही नहीं बात, तो ड्रामा। इसके बीच में ये सब था आरिफ अलवी, जो अब ये कह रहा है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है, तनख्वाह तो बढ़ा रहा ही है। पाकिस्तान में पता है क्या हाल हो रहा है? लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। मैंने पहले बताया था ना, 30,000 की तनख्वाह वाला, उसका 20-25 हजार रुपए बिजली का बिल। अब वो कह रहा है कि मैं बूढ़े माँ बाप को अस्पताल कैसे ले जाऊं यार, उसको दवाइयां कैसे दूं, मैं बच्चों की फीस कैसे दूं। वो आदमी ये कह रहा है कि भाई घर पे बच्चे क्या खाएंगे रात को, इसका पता नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं। लोग जाके जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो घर तक बिजली पहुंचाती हैं, और भाई उनके अधिकारियों को सड़क पे पीट रहे हैं लोग, उनके ऑफिसों में हमला कर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फांसी, जहर, छत से कूदना, ये सब पाकिस्तान में रोज के रोज हो रहा है। लोग दर्जनों के हिसाब से अपनी जानें दे रहे हैं बिजली के बिल की वजह से। कई लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे जिसको सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं ना, सिविल डिसोबीडियंस। मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं मौलवी, मस्जिदों से, कि किसी को बिल देने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने मीटर तोड़ रहे हैं, हथौड़े लेके अपने मीटर तोड़ दिए कि ना रहेगा मीटर, ना रहेगी रीडिंग, और ना रहेगी रीडिंग ना रहेगा बिल। तो भाई लोगों ये चल रहा है पाकिस्तान में। उसके बीचों बीच, इतने कलेश के बीच में आरिफ अलवी कह रहा है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, 8 से 10 करो, 10 से 12 कर दो, और आज से नहीं 2021 से, तो यानी कि इसको लाखों दर लाखों रुपए एक शॉट में मिल जाए। ये लालची आदमी है, और ये है सदर पाकिस्तान का यानी प्रेसिडेंट। आपने कभी भारत में सुना है कोई राष्ट्रपति कह रहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो? कोई प्रधानमंत्री को सुना है अपने 75 साल में जो कह रहा है मेरी तनख्वाह बढ़ा दो? देखिए मैं आपको बताता हूं, खास मानसिकता होती है, एक खास मानसिकता है कि लूट लो, चूस लो, हड्डियों से गूदा निकाल लो, क्योंकि उसको पता है कि कुछ समय के बाद वो राष्ट्रपति ने, वो कह रहा है जो फायदा उठा सकता है। और वैसे भी करोड़ों अरबों उसमें वैसे लूटे होंगे इसने पक्के से, क्योंकि पाकिस्तान में रीत है लूटने की, इसने भी लूटे होंगे आरिफ अलवी ने। लेकिन ये कह रहा है कि ठीक है यार, ठीक है, 2-4 रुपए यहां से भी बच जाएं, 5-6 रुपए वहां से भी मिल जाएं, क्या बुरा है, लूटो, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। दोस्तों महसा अमीनी का याद है आपको? वो ईरान की लड़की जो थी जिसने हिजाब नहीं पहना था, फिर पुलिस ले गई, फिर उसको कस्टडी में उसकी डेथ हो गई, फिर काफी अरेस्ट हुए ईरान में, काफी प्रोटेस्ट हुए, और कई महीनों दर महीनों तक ये हल्ला वल्ला चला, और काफी लोग गायब हो गए। ये सब अब क्रैकडाउन हुआ है, क्रैकडाउन हुआ है यार ईरान में। अब क्या हो गया कि उसका जो वकील था उसने किसी फॉरेन मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दे दिया। उस लड़की के जो वकील था उसने किसी फॉरेन मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दे दिया। अब उसके पीछे पड़ गए लोग, अब उससे जवाब तलब कर रहे हैं। तो एक तो वकील साहब को मैं कहना चाहता हूं, बेवकूफ तुम हो ईरान में क्यों? तुम ईरान में क्यों हो? ये तो पागल है वहां पे मौलवी मौलाना, वो तो निपटा देंगे तुम्हें। तुम ईरान में हो क्यों? पहली चीज ये। दूसरी चीज, यार एक बात बताओ, मेरी शिकायत ईरानियों से नहीं है, कम से कम वो सच्चे तो हैं इस मामले में। उनको जो लगता है वो करते हैं, चाहे उसमें मौत हो जाए, जो हो जाए करते हैं। ईमान के तो सच्चे हैं ईरानी इसमें, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं यार, मुझे नहीं पसंद है ईरान का सिस्टम, लेकिन एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट पीपल। हमारे यहां तो डिसऑनेस्टी इतनी है, हमारे यहां जिसको कहते हैं मुनाफकत इतनी ज्यादा है, हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कर्नाटका में हिजाब वाला किस्सा हुआ ना, हुआ हिजाब वाला किस्सा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इंडिया खराब, मोदी खराब, बीजेपी खराब, आरएसएस खराब, हिंदू खराब, सब बुरे, XYZ। हो गया, आया मजा? अब देखो, ईरान में कई लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, कई लोग मर जाते हैं इस हिजाब के चक्कर में। हमारे वाले चुप, हमारे वाले चुप। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब आप ये बोलेंगे कि भाई साहब, मेजर साहब एक बात बताओ यार, वो तो इंडिया वाले इंडिया के ऊपर बोलेंगे, ईरान में क्या चल रहा है इनको क्या मतलब? यही बोलोगे ना आप कि भाई ईरान में जो हो रहा है ठीक है, हम तो हमारे देश में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है? क्योंकि यह मामला इस्लामोफोबिया से शुरू हुआ दोस्तों। इसकी जड़ इस्लामोफोबिया है अकॉर्डिंग टू देम, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया में, कि भाई मुस्लिम्स के खिलाफ एक इर्रेशनल फियर है, एक हेट्रेड है, राइट? और मुसलमान हर जगह दुनिया में एक है, ऐसा ये लोग भी कहते हैं। जो मुस्लिम के लीडर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा। तो भैया मेरा आपसे एक सवाल है, अगर सब लोग एक हैं और ये जो है कर्नाटक में जो हुआ वो इस्लामोफोबिया था, तो जो ईरान में हो रहा है वो इस्लाम से मोहब्बत हो रही है क्या? आप लोगों को बुरके के चक्कर में मार रहे हैं, हिजाब के चक्कर में मार रहे हैं, जेल में डालते हैं, पुलिस आती है, लड़की हिजाब नहीं पहनी, ठीक है, लड़की हिजाब नहीं पहनी, पुलिस सड़क पे केनिंग कर रही है, केनिंग कर रही है, बेंत लेके पिटाई हो रही है औरतों की सड़क पे, पकड़ पकड़ के, और उसमें औरतें भी हैं पुलिस में और मर्द भी हैं, पकड़ के पीट रहे हैं, तुमने हिजाब नहीं पहना, तुमने हिजाब नहीं पहना। एक लड़की का सर साफ कर दिया उन्होंने, मुंड दिया सर अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि उसने हिजाब पहना लेकिन बीच में से बाल निकल गया एक।
कितना बड़ा क्राइम कर दिया उस लड़की ने, देखो कितनी गंदी है वो लड़की। उसका इतने से बाल दिख गए थे ऐसे निकले हुए हिजाब से, टीचर ने उसका सर मुड़ा दिया। अब बोलो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान से कोई बोलेगा ये लेफ्ट लिबरल गैंग? ये कभी नहीं बोलेगा, ये कभी नहीं बोलेगा। फ्रांस ने क्या करा? फ्रांस ने बोला हिजाब बैन, बंद कर दिया फ्रांस ने, बंद कर दिया फ्रांस ने, और भारत को भी करना चाहिए। अब मैं पूछता हूं क्यों? फ्रांस ने बोला कि क्रॉस भी बैन, वो क्रिश्चियन कंट्री है सेक्युलर, लेकिन ज्यादातर लोग क्रिश्चियन है, उसने बोला क्रॉस भी नहीं पहन सकते, भागो यहां से, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो चीज धर्म का चिन्ह है वो तुम नहीं पहन सकते, हटाओ यहां से, नहीं पहन सकते तो नहीं पहन सकते। मैं भी हिजाब के बारे में यह कहता हूं, मेरा भी हिजाब के बारे में दोस्तों एक राय है, और जो मुस्लिम भाई बहन सुन रहे हैं मैं आपसे कहता, अगर कुरान शरीफ में लिखा है कि औरत को हिजाब पहनना है, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि यह मजहब का हुक्म है, यह इस्लाम का हुक्म है, फिर मैं मानने को तैयार हूं, फिर मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन कोई अभी तक ये नहीं बता पाया कि कुरान शरीफ में लिखा है कि औरत को हिजाब पहनना चाहिए। फिर कह रहे हैं ये वाली हदीस, वो वाली हदीस, फलानी हदीस। हदीस तो 300 400 500 साल के बाद भी लिखी गई। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के मरने के 300 400 500 साल भी बाद हदीसें लिखी गई। वो तो किसी ने क्या लिखी किसको क्या पता भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो मोटी मोटी बात यह है कि जैसे सिखों में केश है, वो हुक्म है, कच्छा, कृपाण, कंगा, कड़ा, ये हुक्म है, ये ऑप्शन नहीं है सिखिज्म में। सिखिज्म में ये हुक्म है कि ये तुम्हें रखने हैं, ये बाल तुम्हें लंबे रखने हैं, दाढ़ी तुम्हें रखनी है, ये सिखों पे हुक्म है, गुरुओं का हुक्म है। और अगर हुक्म है तो फिर उसको नहीं टाल सकते। लेकिन एक बात बताइए, मैं देखता हूं खुद पाकिस्तानी, बड़ा यार इंडिया में ना बड़ी बड़ी यार दिक्कत हो रही है यार, बड़ी इंडिया में यार, कर्नाटक में हिजाब नहीं पहनने। और वो जो पाकिस्तानी फीमेल एंकर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, फालतू में फेमस हो जाएगी, वो जो पाकिस्तानी एंकर खुद नंगे सर बैठ के टेलीविजन पे इतने सालों से एंकरिंग कर रही है, उस दिन भी उसके सर पे कपड़ा नहीं था, और वो हिजाब के बारे में कह रही है कि नहीं हिजाब, इसका मतलब भारत की सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। वो बहन फिर तूने क्यों नहीं पहना? क्योंकि इस्लाम का कानून तो सारे मुसलमानों पर बराबर है ना दुनिया में, तूने क्यों नहीं पहना? बता, इसका मतलब तुझे भी जेल में डालना चाहिए। वो बंदा पाकिस्तानी टीवी एंकर, क्लीन शेव बिल्कुल, ठीक है, कोई दाढ़ी नहीं, कुछ नहीं, क्लीन शेव, वो बात करेगा कि किस तरीके से भारत में यह बोल दिया कि एनसीसी का एक कैडेट, उसको दाढ़ी नहीं रखने दी। क्या इस्लाम में दाढ़ी हुक्म है? मेरा यह सवाल है, क्या इस्लाम में दाढ़ी हुक्म है? क्या कुरान शरीफ में लिखा है कि तुम्हारे, अगर है तो आयत मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर कुरान शरीफ में लिखा है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, और नहीं लिखा तो फिर ये चूचू पुपू मत करो, क्योंकि देश का संविधान भी कुछ होता है ना कि नहीं होता। दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, सीट बेल्ट अपनी बांध लीजिए, हम फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं बीजिंग, ठीक है। वीजा की कोई जरूरत नहीं है, मेजर का नाम ले देना, फ्री एंट्री है वहां पे। लेट्स गो, चलो। अच्छा, 5 महीने तक लगातार, ये 5वां महीना है कि चाइना का इंडस्ट्रियल आउटपुट ड्रॉप कर रहा है। वो देश, दोस्तों वो देश जहां पे इंडस्ट्रियल आउटपुट पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है भाई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। 5 महीने लगातार, हमने एक बार कवर करा था ना इसी प्लेटफॉर्म पे, डिफ्लेशन हो रहा है उनकी इकोनॉमी का। अब वहां पे क्या है कि इंटरनल कंजम्पशन इतना है नहीं, कोविड की मार है, इंडस्ट्रियल आउटपुट ड्रॉप हो रहा है, बाकी सब चीजें वहां पे धीरे 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 सर्विसेज सेक्टर को मार पड़ रही है। दोस्तों चीन में इतना हलवा बन गया है शी जिनपिंग का कि अब इसको देखो, मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें। ये नक्शा फक्शा जो निकाला था ना, कल हमने डिस्कस करा था कि इसने अरुणाचल को भी ले लिया, ये सब कर क्यों रहा है? ये जो शी जिनपिंग है ये गया है फंस, और किस प्रकार से फंस गया ये? दोस्तों इस प्रकार से फंस गया कि इसकी इकोनॉमी की रीढ़ लग गई है। अगर देसी में समझाऊं आपको, प्योर देसी में, इसकी इकोनॉमी की रीढ़ लग गई है दोस्तों, इसके पास पैसा नहीं है। और आपको पता है जितना चाइना का जीडीपी है ना, उससे 300-400% ज्यादा चाइना के लोन हैं जो चाइना को वापस करने हैं। चाइना कैसे वापस करेगा लोन? और लोन पे तो ब्याज लगता है। अब चाइना की इकोनॉमी खड़क रही है, रियल एस्टेट मार्केट चाइना का कोलैप्स कर रहा है, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी धड़ाम धड़ूम गिर रही हैं दाएं बाएं। चाइना में गोस्ट सिटीज हैं, ये फोटोग्राफ देखिए चाइना की, ये गोस्ट सिटीज हैं, यानी कि भूतिया शहर। चाइना ने पैसे उधार लेके शहर के शहर खड़े कर दिए भाई साहब, शहर के शहर खड़े कर दिए, रहने वाला कोई नहीं है।
भूतिया शहर चाइना में, खरीदने वाला कोई नहीं है, शहर के शहर खड़े कर दिए। कैसे? क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे क्या हुआ है कि लोगों ने लोन लिया, उनको बोला कि तुम लोन ले सकते हो, उन्होंने दबा के लोन लिया, उन्होंने ये बिल्डिंग, वैनिटी प्रोजेक्ट्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में दोस्तों, वैनिटी प्रोजेक्ट्स। वैनिटी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि आपको अपनी शान शौकत के लिए आप बनाते हैं, ठीक है? तो आपने बनाया कि अरे ये हमने $1 अरब की बिल्डिंग बनाई है, देखो। अगर तुमने 1 अरब की बनाई, 2 अरब की बनाई, तुमने 2 अरब की बनाई, 2.5, 3, 4, 5, ये चाइना में ड्रामा लग गया कि एक से बढ़कर एक हम बिल्डिंग बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि देखो चीन की कितनी तरक्की है। लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाला कोई नहीं है, टाइम फिश, एंड ऑफ स्टोरी। तो अब क्या करेगा शी जिनपिंग? अब क्या करेगा? पहले ही लोग सड़क पे आ गए थे, आपने वो वीडियो देखे होंगे पुराने, आपने देखे नहीं वीडियो? हम आपको थोड़ी सी स्क्रीन ग्रैब दिखाते हैं वीडियो के, पूरा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, स्क्रीन ग्रैब दिखाते हैं आपको। कौन से वीडियो का? जब कोविड के समय चाइनीज सड़क पे आ गए थे क्योंकि आपने उनके घर पे लॉक लगा दिया था। पुलिस से भिड़ गए थे लोग चाइना में कोविड के चलते कि भाई साहब तुमने मजाक कर रखा है, घर के अंदर हमें वेल्डिंग कर दी थी, सिर्फ ताले नहीं लगाए बाहर, जो लोहे या स्टील के ताले होते हैं ना, कुंडे होते हैं घर के बाहर, कुंडे में वेल्डिंग कर दी उन्होंने कि निकल ही ना पाए बाहर। अब किसी का बच्चा बीमार, यार क्या करेगा आदमी? अस्पताल नहीं ले जाएगा बच्चे को, अंदर ही रहो बंद तुम। ये चाइना ने करा था। हार्श एंड रिप्रेसिव मेजर्स वर टेकन अगेंस्ट द पीपल ऑफ चाइना। अब चाइना के लोग भड़क रहे हैं शी जिनपिंग पर, नौकरियां नहीं है चाइना में, बेरोजगारी है दोस्तों। मैं बता रहा हूं, इसका शी जिनपिंग का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, ये बात तय है। तो शी जिनपिंग का क्या हुआ कि अब रियल एस्टेट सेक्टर कलैप्स, बैंक कलैप्स हो गए, जॉबलेस हैं लोग, नौकरियां नहीं है। अब ये क्या करेगा यार इसमें, बताओ? कोई भी होगा क्या करेगा? ध्यान भटकाएगा ना, ध्यान भटकाएगा। आपको अमेरिका से खतरा है, आपको भारत से खतरा है, यही तो डायलॉग मारेगा। तो आप एक नक्शा निकालते हैं, आप एक नक्शा निकालते हैं, ये पूरी तरीके से जानते हुए, पूरी तरीके से जानते हुए कि भाई साहब ये जो नक्शा है ना, इसको देख के भारत से रिएक्शन आएगा, अमेरिका से रिएक्शन आएगा, ताइवान से रिएक्शन आएगा। आप वो रिएक्शन लेने के लिए ही वो नक्शा जारी करते हैं। और आपने एक बार नक्शा जारी कर दिया, उसके बाद रिएक्शन उसका आया, और जैसे रिएक्शन आया आपने लोगों को दिखा दिया कि देखो चीन खतरे में है, भारत भी आंखें दिखा रहा है, अमेरिका भी आंखें दिखा रहा है, और ताइवान कह रहा है हम तो अलग मुल्क हैं। क्या भाइयों और बहनों, क्या हम ताइवान को अलग मुल्क मान लें? नहीं नहीं नहीं, हम अलग मुल्क नहीं मानेंगे, हम थोड़ा सा कम चाउमीन खाएंगे, हम एक मोमो कम खा लेंगे, लेकिन ताइवान को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। अरे वेरी गुड, सब भूल गए, सब भूल गए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया, सब भूल गए कि सर्विसेज सेक्टर कोलैप्स हो गया, सब भूल गए चाइना में कि सब रियल एस्टेट फुफ बोल गया, बिल्कुल है, बैंक धड़म बोल गए, सब भूल गए। अब सब बदले की भावना से निकल गए कि चीन की इज्जत बचानी है। यही शी जिनपिंग का प्लान है और यही शी जिनपिंग कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे हमारा पूरा एपिसोड खत्म होता है, लेकिन किंतु परंतु कल का वीडियो जो आने वाला है ना, वो बहुत जरूरी है और नेशनल इंपॉर्टेंस का वीडियो है दोस्तों। वो देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर है और देश की रिस्पेक्ट, देश की ऑनर, देश की इज्जत के ऊपर वीडियो है। कल का, मैं कभी आपको ये नहीं बोलता कि कल का वीडियो ये होगा, आज तक नहीं बोला, आज पहली बार बोल रहा हूं दोस्तों, कल का वीडियो मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।